गुड मॉर्निंग बच्चों। पढ़ाई चल रही होगी, पढ़ भी रहे होंगे। आज फिर से आपका जो मेडिसिनल केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री 501 की उसको आप उसमें जो पहला टॉपिक लास्ट आपका 2 वीडियो से जो आप देख रहे हैं, लास्ट टॉपिक आप वीडियो में आपने देख पढ़ा होगा हिस्टामिन के बारे में। तो जो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है इस आपके 5th सेमेस्टर में वो है आपका एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में हिस्टामिन के बारे में दे दिया था, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक, तो लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा आपका हिस्टामिन के बारे में। अब देखेंगे हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो एक्चुअल में एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जब ये आपका डेफिनेशन दिया गया था और जब ड्रग आपके खोजे गए थे तो उस समय तक हम लोग को मतलब सिर्फ H1 रिसेप्टर्स मालूम था H2 के बारे में मालूम नहीं था। तो इसलिए उस समय जो दिया गया था डेफिनेशन, वो ये डेफिनेशन था कि दोज ड्रग्स दैट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन H1 रिसेप्टर, मतलब वो ड्रग जो हिस्टामिन को H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देता है, और बाइंड नहीं होने देने के बाद हिस्टामिन की कोई भी जो एक्शंस है वो एक्शंस को शो करने नहीं देगा। ये उस समय का डेफिनेशन है जब सिर्फ H1 रिसेप्टर्स की डिस्कवरी हुई थी, H1 रिसेप्टर्स के बारे में ही जाना गया था, और बाकी H2, H3, H4 रिसेप्टर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आपका डिस्कवरी होते गया, H2 आपका रिसेप्टर्स खोजे गए, उनका रोल देखा गया हमारी बॉडी में क्या है, H3, H4। तो अब जो लेटेस्ट आपका डेफिनेशन दिया जाता है कि दोज ड्रग्स दैट कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइजेस द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन ऑन इट्स वेरियस रिसेप्टर, वो ड्रग जो हिस्टामिन को उनके रिसेप्टर्स पर H1 रिसेप्टर्स, H2 रिसेप्टर्स, H3 रिसेप्टर्स, H4 रिसेप्टर्स वहाँ पर बाइंडिंग होने से रोक दें या हिस्टामिन की रिलीज को रोक दें, तो उन्हीं ड्रग को बोली जाती है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशन है। अब लेटेस्ट डिफरेंशन जो दिया जाता है वो ये डिफरेंशन आपका हिस्टामिन का। ठीक, क्लासिफिकेशन हम इसमें देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ये बेसिकली 3 आपका जनरल क्लास में आपका क्या नाम है क्लासिफाई होता है। पहला है इनहिबिटर्स ऑफ रिलीज हिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन लास्ट आपको भी उसमें वीडियो में आपने पढ़ा, आपको मैंने बताया कि हिस्टामिन कहाँ आपके मास सेल और बेसोफिल में स्टोर होता है। तो कुछ भी आपके टिश्यू इंजरी इस टाइप की कुछ भी आपके बॉडी में एक्शन आपके रिएक्शंस होते हैं, उसके कारण आपका मास सेल से क्या होता है हिस्टामिन का रिलीज होता है। तो हिस्टामिन रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद क्या करेगा, इन्हीं चारों में से किसी एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। ये वो ड्रग है, हिस्टामिन रिलीज हो गया, लेकिन हिस्टामिन रिलीज होने के बाद अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करे, उसके पहले ये ड्रग क्या करते हैं, इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं और हिस्टामिन को बाइंड करने नहीं देते, इसलिए क्या नाम दिया है इनहिबिटर्स ऑफ रिलीज हिस्टामिन। अब ये फर्दर ये ड्रग किस रिसेप्टर पर आपको बाइंड करते हैं और हिस्टामिन को बाइंडिंग इनहिबिट करते हैं, उसके बेसिस पर H1 एंटागोनिस्ट, अगर H1 पर आपको बाइंड नहीं कर देगा तो H1 एंटागोनिस्ट, H2 पर बाइंड नहीं करने देगा तो H2 एंटागोनिस्ट, H3 एंटागोनिस्ट एंड देन H4 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट फर्स्ट जनरेशन फर्दर आपका क्लासिफाई होता है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। ये क्या होता है जब अभी आपको H1 पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको मालूम चल जाएगा। दूसरा है जो क्लास है वो है इनहिबिटर्स ऑफ हिस्टामिन रिलीज, मतलब हिस्टामिन आपका स्टोर्ड है, आपको मालूम है स्टोर्ड होता है मास सेल्स में और आपको बेसोफिल्स में, तो वहां से वो रिलीज ही नहीं होने देते हैं। तो रिलीज की जो आपका क्या नाम है प्रोसेस है, जिस फिनोमेनन से हिस्टामिन रिलीज होता है उस फिनोमेनन को क्या करते हैं आपको इनहिबिट कर देते हैं। एग्जांपल है क्रोमोलिन सोडियम। एंड थर्ड है ड्यूल एक्टिंग एंटी हिस्टामिन, मतलब वो ड्रग जो दोनों की तरह काम करेगा, अगर हिस्टामिन रिलीज हो गया तो उसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने, अगर रिलीज नहीं हुआ है तो उसको रिलीज होने से क्या करेगा रोक देगा। तो ड्यूल का मतलब क्या है, दो तरह से, तो दोनों तरह से काम करेगा, यानी आपको क्या नाम है हिस्टामिन के रिलीज को रोक देगा, अगर हिस्टामिन रिलीज हो गया तो उसको रेस्पेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता है। तो ये 3 बेसिकली क्लास होता है आपका एंटी हिस्टामिन के। इसमें जो आपको सिलेबस में पढ़ना है H1 एंटागोनिस्ट सबसे ज्यादा, और इस वीडियो में हम आपको H1 एंटागोनिस्ट ही पढ़ाएंगे, H2 एंटागोनिस्ट भी आपको है उसमें, तो H1 एंटागोनिस्ट अलग से पढ़ाएंगे, H2 का अलग हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो H1 एंटागोनिस्ट ये डिटेल में आपको दिया गया है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। H3 का नहीं दिया गया है, अभी H4 का कोई भी ड्रग आपका अवेलेबल नहीं है मार्केट में, H3 भी अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसमें क्रोमोलिन सोडियम पढ़ना तो थोड़ा सा आपको बता देंगे, और H2। तो ये सबसे ज्यादा आपका H1 ही एंटागोनिस्ट है, तो इसको भी एक करके देखेंगे H1 एंटागोनिस्ट क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब चीजें आज इस वीडियो में हम आपको आगे बताते जाएंगे। अब इसमें कंटिन्यू करेंगे H1 एंटागोनिस्ट। अभी जो आपको क्लासिफिकेशन कराया था एंटी हिस्टामिन का, उसमें H1 आपका इनहिबिटर्स ऑफ हिस्टामिन रिलीज हो गए हैं, उनको उनके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए जो रोकते हैं,
देन इनहिबिटर्स ऑफ हिस्टामिन रिलीज और आपका डिनेचर होता है। उसमें इन तीनों में सबसे जो ज़्यादा आपके सिलेबस में दिया गया है वो है आपका H1 एंटागोनिस्ट आपका, ये सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। मतलब जो इनहिबिटर्स ऑफ हिस्टामिन रिलीज, जो हिस्टामिन रिलीज हो गया है उनको उनके रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए, रोकने के लिए, उसमें भी H1 रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा, H1 एंटागोनिस्ट सबसे ज़्यादा आपको सिलेबस में दिया गया। H2 भी है, वो दूसरे आपको वो भी H2 भी है, लेकिन H3 H4 आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। तो H1 और H2 के बारे में देखेंगे, तो आज के वीडियो में देखेंगे पूरा भी, जो स्टार्टिंग बताया कि H1 एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये आपका है, तो H1 नाम से ही H1 एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स जो हिस्टामिन को H1 रिसेप्टर्स पर बाइंड करने से रोके। हिस्टामिन जो रिलीज हो गया मास्ट सेल से, बेसोफिल से हिस्टामिन रिलीज हो गया ड्यू टू एनी रीजन आपका है, रिलीज होने के बाद अपने रिसेप्टर से H1 रिसेप्टर से बाइंड करने से पहले ये ड्रग क्या करते हैं, वहाँ खुद जाके बाइंड कर जाते हैं। जब बाइंड करेंगे तो हिस्टामिन के बाइंडिंग की कोई जगह नहीं रहती है, नहीं रहेगी तो हिस्टामिन अपना कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो ऐसे ही ड्रग को बोली जाती है H1 एंटागोनिस्ट। और याद रखना कम्पिटिटिवली एंटागोनाइजेस, मतलब दोनों की जहाँ भी ये वर्ड कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आ जाए ना, तो इसका मतलब समझा करो जो ड्रग है और जो आपका सबस्ट्रेट है जिसको बाइंडिंग से इनहिबिट करे, दोनों की स्ट्रक्चर में 80-90% सिमिलरिटीज होती है। इसके कारण जो ड्रग आपका है वो सबस्ट्रेट से पहले क्या करता है, रिसेप्टर या जो भी टारगेट है या एंजाइम उसके साथ पहले जाके क्या करेगा, बाइंड कर देता है, ठीक। तो ये कम्पिटिटिव आपका एंटागोनिस्ट होता है। आप केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री का ही या स्ट्रक्चर कहें तो केमिस्ट्री जो भी H1 एंटागोनिस्ट ड्रग के रूप में काम करेंगे उनमें ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब एराइल, दो एराइल ग्रुप, ये एराइल ग्रुप आपको एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं, ये एरोमेटिक ग्रुप कार्बोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मतलब आपका पूरा कार्ब, जो भी रिंग में जो भी एटम प्रेजेंट है, मतलब आपका फिनाइल ग्रुप, ये जो फिनाइल ग्रुप हो गए, तो कार्बन कार्बन सारे कार्बन है, ये फिनाइल ग्रुप आपके, तो ये सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल, ये सिर्फ आपका सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप आपका होगा, तो ये हो गया आपका कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हो गया है आपका कोई भी, जैसे ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ एक नाइट्रोजन, मतलब पिरिडीन, तो पिरिडीन, पायरोल, थायोल, ये सब के सब इसके अंदर आते हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक। तो पहला आपका क्या होगा, ये चीज। देन एक्स जो होता है, ये एक्स या तो नाइट्रोजन रहेगा या ऑक्सीजन, जो ईथर, ऑक्सीजन देखो बहुत सारे आपका एल्डिहाइड फॉर्मेट, आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में ओ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, यह सिंपल कार्बन एटम रहेगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक एक्स रहेगा, इन तीनों के अलावा कोई चौथा एटम आपका नहीं रहेगा, ठीक। देन आपका स्पेसर, ये स्पेसर इंपॉर्टेंट है, स्पेसर जो रहता है ना वो आपका CH2N, CH2 मतलब मिथाइल ग्रुप N, और N के नंबर 2 या 3, और मोस्ट ऑफ द एंटीहिस्टामिन जो H1 एंटागोनिस्ट के रूप में जो काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो आपके प्रोनाउंस हैं, बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो यूज होते हैं मार्केट में अवेलेबल है, उसमें ये दिखा गया है जो कार्बन, ये जो स्पेशल की जो रहेगी 2, मतलब CH2 तो इथाइलिन ब्रिज होता है वो सबसे ज़्यादा, मोस्ट जितने भी H1 एंटागोनिस्ट ड्रग मार्केट में अवेलेबल है उनमें CH2 इथाइलिन स्पेशल जो है वो क्या आपका इथाइलिन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन रहेगा, ये आपको नाइट्रोजन रहेगा, टर्सरी, ये नाइट्रोजन टर्सरी रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। टर्सरी का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 आ रहे, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये टर्सरी होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और ये R1 R2 ये एल्काइल या एरा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब एल्काइल तो है CH3 C2H5 से आपका CH4 C4H9, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल हो गया, और एरा एल्काइल का मतलब नाम से ही है एरा और एल्काइल, तो बेंजीन रिंग ऐसे प्रेजेंट है, और इस बेंजीन रिंग के साथ CH2 CH3 मतलब कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो वैसे ग्रुप को बोली जाती है एरा एल्काइल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर, ये केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री में आपको यही है, इतना याद रखिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री आपको पहले भी बोला हूँ, केमिस्ट्री का मतलब किसी भी ड्रग का केमिस्ट्री पूछता है किसी भी क्लास का, तो उस ड्रग में बेसिक न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है, और उस बेसिक न्यूक्लियस के अलावा कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है, किस पोजीशन पर, जो उसकी एक्टिविटी के लिए जरूरत हो, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो चीज पूछा जाता है, वही केमिस्ट्री में आपको होती है, यही केमिस्ट्री आपका, ठीक है। ये दो एराइल ग्रुप, या अगर कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक में से कुछ भी हो सकता है। एक्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन ईथर वाला ऑक्सीजन, दूसरा नहीं, कार्बन एटम, इन तीनों में से कोई एक ही रहेगा। स्पेसर इथाइल या मिथाइल आपका मोस्टली रहता है, मिथाइल या प्रोपाइल रहता है, मिथाइल सबसे ज्यादा रहता है। टर्सरी नाइट्रोजन, और दो आपका आर ग्रुप रहेगा नाइट्रोजन के साथ, तो एल्काइल ग्रुप रहेगा या एल्काइल, ये हो गया इसकी केमिस्ट्री। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन में, H1 एंटागोनिस्ट है ना, फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 क्लास में, डिपेंडिंग ऑन फार्माकोलॉजिकल आपके जो होती है इफेक्ट होता है।
फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर या फार्माकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर दो क्लास में हम डिफाइन करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन H1 आपका एंटीहिस्टामिन और सेकंड जनरेशन H1 एंटाहिस्टामिन। एक चीज ध्यान देना, हमेशा किसी भी क्लास ऑफ ड्रग में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जब आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है फर्स्ट जनरेशन जो सबसे पहली बार डिस्कवर की, ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ उसके साइड इफेक्ट जब यूज किया गया, कुछ साइड इफेक्ट दिखे, तो उससे आपका बेटर साइड इफेक्ट को हटा के उससे बेटर कोई नया ड्रग आया तो सेकंड जनरेशन, उससे ज्यादा तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, प्लस आप उसकी एक्टिविटी भी बढ़ती है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन, इसी को बोला जाता है क्लासिकल एंटीहिस्टामिन। ये चीज अब याद रखिएगा, हो सकता है आप एग्जाम में पूछ दे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले आप लोग हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ देता है, एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल एंटीहिस्टामिन। तो जितने भी H1 फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन में ड्रग आते हैं, उस सब के सब आपका क्लासिकल एंटीहिस्टामिन को बुलाता है। ये सिडेशन कॉज करते हैं, सिडेशन इसलिए, सिडेशन मतलब नींद आती है, इसलिए देखो कि खांसी की दवाई जब आप खाते हैं या पीते हैं, जो सिरप आती है, तो पीने के कुछ देर आपको नींद आती है। तो नींद क्यों आती है? तो उसमें क्या आता है, H1 एंटीहिस्टामिन आता है, और ये H1 एंटीहिस्टामिन जो होता है, इसकी जो ये देखो लिपोफिलिसिटी, इसकी लिपोफिलिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में सीधा इंटर कर जाती है, और ब्रेन में इंटर करने के बाद हिस्टामिन बाइंड करे, उसके पहले ये ड्रग H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। और ब्रेन में हिस्टामिन का क्या काम है? तो ब्रेन में हिस्टामिन का काम है वेकफुलनेस। हम जो जगे रहते हैं, मैं अभी जगा हूँ, आप भी जगे हैं, तो जगे रहते हैं कब? जब हिस्टामिन अपने H1 रिसेप्टर के साथ ब्रेन में जब बाइंड करता है, तो बाइंड करने के कारण हम क्या होते हैं, जगे रहते हैं। जब हट जाएगा तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम चीज ये क्या करते हैं, H1 एंटीहिस्टामिन जो होते हैं, इनकी लिपोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होती है। लिपोफिलिसिटी ज्यादा होने से ब्रेन में जो मैंने लिखा है ब्लड ब्रेन बैरियर, इस बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में इंटर करते हैं, और ब्रेन में इंटर करने के बाद जो ब्रेन के अंदर आपका जो है सेंट्रल H1 रिसेप्टर है, इसके साथ ही क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद ये आपको क्या करेंगे, नींद लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन को दूसरा नाम बोलते हैं नॉन सीडेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये आपका ब्रेन जो आपका ब्रेन में जो H1 रिसेप्टर उसके साथ बाइंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बाइंड करता है, पेरिफेरल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या ये पेरिफेरल के साथ साथ, मतलब ये जो H1 एंटीहिस्टामिन है, ये आपका काम करेगा पेरिफेरल, और पेरिफेरल के साथ साथ जो सेंट्रल H1 रिसेप्टर्स होते हैं, दोनों के ऊपर ये काम करता है, ठीक। तो जो इसका काम है वो तो अपना इफेक्ट शो करेगा, साथ में साइड इफेक्ट के रूप में इसको क्या करता है, सीडेशन, नींद आती है। लेकिन ये ड्रग जो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन है, इनकी लिपोफिलिसिटी क्या है, घटा देगी। तो जब लिपोफिलिसिटी कम होगी तो ब्रेन में नहीं इंटर करेगा, तो ब्रेन में जब नहीं जाएगा तो H1 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, तो आपको नींद नहीं लाता, इसीलिए इसको नाम दिया गया नॉन सीडेटिव H1 एंटीहिस्टामिन। ये नींद नहीं लाती, बहुत मतलब रेयर केसेस में बुलाएगी तो बहुत कम टाइम के लिए लाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये पेरिफेरल H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो हो सकता है ये 2 नंबर के आपके क्वेश्चन में कभी कभी देता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट जनरेशन H1 एंड सेकंड जनरेशन H1, तो यही दो इसका डिफरेंशिएशन हो, यही से आपको डिफरेंशिएशन मिल गया। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक। ये क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि वाई फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन्स आर सीडेटिव नेचर, क्यों होते हैं? तो उसका रीजन आपका आंसर ये आपका रहा, ठीक है। तो ये आपका क्लास H1 एंटागोनिस्ट भी आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर हो गया, क्लास आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सार जो क्वेश्चन पूछता है उसको देखेंगे, सार देखेंगे, एंड देन क्या उसका थेरापेटिक यूजेस क्या, मतलब किस किस बीमारियों में H1 को यूज करते हैं। उसके बाद कुछ आपके ड्रग्स की जो आपके क्लास में दी गई, आपके जो सिलेबस में दिया गया है, उनमें से कुछ ड्रग्स क्या करेंगे हम अभी यहाँ उसको स्टडी करेंगे इस वीडियो। अब देखेंगे सार मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब जहाँ फोर्थ में पढ़े भी हुए स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर में जो चेंज करेंगे, कोई ग्रुप जोड़ोगे, कोई ग्रुप हटाओगे, तो उस ड्रग की एक्टिविटी पर क्या असर होने वाला है, क्या अंतर आएगा, उसी को बोली जाती है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब देखो, जो आपको जो भी ड्रग के जो भी क्लास के सार पढ़ना होता है ना, तो आपको पढ़ना वो चीज़, आपको कोई डिस्कवरी या कोई टेस्ट नहीं करना है, जो है वही आपको है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो मेन जनरल स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को याद करिए, पोजीशन को याद रखिए, और उसको एक एक करके लिखते रहो। वो ग्रुप रहेगा, सिंपल सी चीज़ है, ये बेसिक न्यूक्लियस है, ये रहेगा तो एक्टिविटी होगी, नहीं रहेगा तो एक्टिविटी नहीं होगी। ये ग्रुप रहेगा तो एक्टिविटी होगी, इस पोजीशन पर रहेगा तभी एक्टिविटी होगी, नहीं रहेगा तो एक्टिविटी नहीं होती है।
ये चीज़ होता है आपका साथ, यही आपको लिखना था। आपको कोई सर्च नहीं करना, कोई आपको डिस्कवरी या रिसर्च नहीं करना है कि आपको बताना होगा कि नहीं, यस या नो, दैट्स ऑल, इतना ही आपको लिखना होता है। ठीक है, अब इसके साथ में देखो, ये H1 एंटागोनिस्ट है, ये जो ड्रग है ये जनरल स्ट्रक्चर है। अभी अब केमिस्ट्री में बताया था, केमिस्ट्री में यहाँ पे CH2 N लिख दिया था, तो N इसका 2 और 3 लिखा था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी आपके मोस्ट H1 एंटागोनिस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, उनमें जो ये है आपको इथाइलिन ब्रिज है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर जो आपका रहेगा वो रहेगा R1 और यहाँ पर रहेगा R2, जो आपको स्ट्रक्चर में बताया है। ठीक है, अब देखो एराइल ग्रुप, सबसे पहले देखेंगे एराइल ग्रुप का, ये R1 R2 का। तो एराइल ग्रुप, ये डाई एराइल, मतलब ये दोनों जगह दोनों एराइल ग्रुप होना जरूरी है। दोनों में से कोई एक भी एराइल को, अब ये एराइल देखो एराइल, फिनाइल या हेट्रो एराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब फिनाइल ग्रुप या हेट्रो एराइल, और जो AR1 है ये एराइल या एराइल मिथाइल ग्रुप हो सकता है, मतलब बेंजीन और बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप आपको जुड़ा रहता है। लेकिन रहेगा दोनों आपका एरोमेटिक ही रिंग रहेगा। इन दोनों में से कोई भी एक रिंग को अगर आप हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे, रिप्लेस का मतलब एरोमेटिक की जगह अगर नॉन एरोमेटिक डालते हैं, एल्फेटिक डालते हैं, तो ड्रग की एक्टिविटी वहीं पर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों ग्रुप आपकी एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, पहला चीज हो गई एराइल ग्रुप। ठीक, देन आपका तो कोई याद करने का तरीका क्या है सबसे अच्छा, इसको ऐसे डिवाइड करो 4 पार्ट में। एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया, तीसरा पार्ट आपका ये हो गया, चौथा पार्ट आपका ये चीज हो गई। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। देन अब जो आपका नेचर ऑफ एक्स, ये एक्स आपको पहले बताया था, स्ट्रक्चर जब केमिस्ट्री बताया था तो केमिस्ट्री में क्या बताया था कि एक्स या तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है या कार्बन, इन तीनों में से ही कोई एक होगा, चौथा नहीं। अगर ऑक्सीजन में भी ईथर ग्रुप आपका रहता है, तो ऑक्सीजन रहेगा तो उस ग्रुप को, उस क्लास ऑफ ड्रग को बोलते हैं एमिनो एल्काइल ईथर एनालॉग होता है। ठीक है, नाइट्रोजन रहेगा तो इथाइलिन डायमीन आपका, इथाइलिन क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो ये हो गया बीच में, तो ये क्या है 1 2, तो 2 इथाइलिन, तो इथाइलिन डायमीन, इसीलिए इसका नाम दिया गया। और कार्बन आ जाएगा तो 1 2 3, तो लिखा मोनो एमिनो प्रोपाइल एनालॉग, एक है मोनो एमिनो, एक अमीनो, और 1 2 3 3 कार्बन है, तो मोनो एमिनो प्रोपाइल एनालॉग आपका। ये चीज आपका हो गया नेचर ऑफ एक्स, ये तीनों में से कोई एक रहेगा। इन तीनों के अलावा कुछ और ग्रुप आप डालते हैं, सल्फर डालो, फास्फोरस डालो, या कोई चौथा ग्रुप अगर आप डालते हैं तो एक्टिविटी वहीं पर क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। देन एल्काइल चेन जो ये रहता है, ये एल्काइल चेन CH2 ये रहेगा, ये इथाइलिन जब रहेगा तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी। ठीक है, पहली चीज डिक्रीज करो, और 3 से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। ब्रांचिंग करो, यहाँ पर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। साइकिल में इसको रखो, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट चेन ही आपका होना चाहिए, बाकी कोई चीज इसमें चेंज नहीं होगा। और 2 ही कार्बन रहेगा, मतलब इथाइलिन रहेगा फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। लास्ट आपको जो टर्मिनल नाइट्रोजन है, ये टर्मिनल नाइट्रोजन आपका नेचर क्या होना चाहिए, तो टर्सरी अमीन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये दोनों ग्रुप जो आर रहेगा ये आर ही अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। इसमें अगर एक भी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि टर्सरी जो अमीन है ना, ये रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जब हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो आपके बाइंडिंग नहीं होगी, ये चीज ध्यान देना। तो ये टर्सरी अमीन होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है जो नाइट्रोजन है ओपन चेन में भी रह सकता है या रिंग के अंदर भी रह सकता है, लेकिन जब भी रहेगा तो आपका क्या रहेगा, टर्सरी अमीन ही रहेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन नहीं रहेगा। यही इसका सार, यही इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। एराइल ग्रुप, एक्स जो आपका ये है नेचर ऑफ एक्स, इथाइलिन ग्रुप आपका जो ब्रिज हो गया, अल्काइल चेन हो गया, और नाइट्रोजन, ये 4 ग्रुप में आप चेंज करके। ठीक है, तो यही इसका सार है, सार ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। ठीक, देन अब इसका देखो यूजेस क्या है, थेरेप्यूटिक यूजेस, किस किस बीमारी में या किस किस डिजीज में हम उसको यूज करते हैं, तो उसको देख लो। पहला है एलर्जिक डिसऑर्डर्स, एलर्जी पर ठंड के टाइम में या कोई भी एलर्जेंस पोलन ग्रेन्स बॉडी के अंदर जाती है तो देखोगे आपका छींक आना, खांसी आना, आपका रनिंग नोज होता है, ये फीवर होता है, ये सब एलर्जिक कंडीशंस होते हैं। तो वो सब ड्यू टू आपका रिलीज ऑफ हिस्टामिन, बहुत ज़्यादा जब हिस्टामिन रिलीज हो जाती है बॉडी में तो उसके कारण ये सब चीज़ें आपके स्नीजिंग, कफिंग, आपका क्या नाम है हे फीवर, ये सब आपका ईचिंग, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उनको बोलते हैं एलर्जिकल आपका डिसऑर्डर्स। प्रोराइटिस होता है खुजली, खुजली को जैसा खुजली बहुत ज़्यादा खुजली होती है और इतना खुजली कि मन करता है कि वहाँ की चीज़ को क्या करें, वहाँ के जहाँ खुजली और वहाँ के जो आपका स्किन है उसको निकालें, इतनी तेज खुजली होती है। तो उसी कंडीशन को बोली जाती है प्रोराइटिस। तो ये भी आपके इसके कारण होता है, हिस्टामिन के रिलीज के कारण ही होता है। देन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस का मतलब आप सुनते हो ना, किसी किसी को गाड़ी में बस में बैठा, कार लग गई, बस लग गया, मतलब जैसे कार में बैठेगा
कुछ देर जाएगा, बस में जाएगा, बैठेगा, कुछ देर जाएगा, तो उसको वोमिटिंग की फील, या तो वोमिटिंग हो जाता है, उल्टी हो जाती है, या वोमिटिंग जैसा उसको लगता है, तो उसी चीज़ को बोली जाती है मोशन सिकनेस। तो उसको ठीक करने के लिए दी जाती है। वर्टिगो, ऊंचाई की जगह, जैसे जैसे आप ऊंची जगह पर जाओगे आपको क्या होगा, चक्कर आना स्टार्ट हो जाती है, उसको बोली जाती है वर्टिगो, तो उस केस में भी दी जाती है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, कुछ दवाइयाँ, कुछ आपका H1 जो एंटागोनिस्ट है, प्री एनेस्थीसिया से पहले इसको दे, जो किसी को मेजर सर्जरी करना रहता है तो एनेस्थीसिया देते हैं, तो उस एनेस्थीसिया को देने से पहले इसको दी जाती है, क्योंकि एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी साइड इफेक्ट होता है कि बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन होता है, मतलब लार बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि जो ड्रग कुछ होती है इसमें से आपका वो एंटी कोलिनर्जिक भी प्रॉपर्टी उनकी होती है, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग पर आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर जाकर स्टाइलिन की बाइंडिंग को रोक देते हैं, तो इसलिए इसको दी जाती है प्री एनेस्थेटिक्स। पार्किंसनिज्म में आपका होता है, जहाँ से कांपता है, आपको कुछ भी पकड़ेंगे ऐसे कांपेगा, तो होते हैं पार्किंसनिज्म, उस केस में भी दी जाती है, क्योंकि पार्किंसनिज्म जो होता है ये आपका डोपामिन के लेवल घट जाता है और स्टाइलिन के लेवल बढ़ जाता है, तो ये इसके ड्रग के कुछ नेचर होते हैं एंटी कोलिनर्जिक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्टाइलिन के लेवल को डिक्रीज कर देते हैं, जो बढ़ गया रहता है। लास्ट है सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंग्जायटी, नींद आना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, ये सब आपका नींद नहीं आना, हाइपर एक्टिव रहना, ये सब वही कंडीशंस को बुलाता है, तो उन्हीं चीज़ को ठीक करने के लिए जो दवाई हम देते हैं सिडेटिव, हिप्नोटिक्स और एंग्जायटी, ये चीज़ें आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ी होगी, फोर्थ लास्ट सेमेस्टर में आपने मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, तो ये ड्रग आप यूज़ करते हैं इसमें थेरापेटिक यूज में। ये H1 एंटागोनिस्ट है, ठीक है, तो ये सार हो गया, थेरापेटिक यूज हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गई, जनरल चीज़ हो गया। अब इसमें जो आपके सिलेबस में दिया गया कुछ ड्रग्स दी गई हैं, आपके सिलेबस तो ड्रग्स तो बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन उसमें से कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनके आपका सिंथेसिस दिया गया है, उसी ड्रग के सिंथेसिस पढ़ना है, तो उस ड्रग के अब हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं 2-3 ही ड्रग ऐसा है, तो उन ड्रग को एक एक करके देखेंगे, सिंथेसिस के साथ आपको दे देंगे, लिख देंगे बोर्ड पर, आपको सिंथेसिस लिख देंगे ताकि आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत न पड़े, उतना आपका सफिशिएंट आपका हो जाए, ठीक है। तो अब वो 2-3 ड्रग जो आपके सिलेबस में दिया गया, वो ड्रग उनकी सिंथेसिस, सिर्फ सिंथेसिस आपको हम लिख के ड्रग का नाम और उसकी सिंथेसिस आपको बोर्ड पर लिख देते हैं, तो आपका H1 एंटागोनिस्ट जो आपका है वो चीज़, वो चैप्टर आपका, ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तभी H1 आपका सिंथेसिस लिख के। अब ये जो आपके सिलेबस में जो पहले यूनिट है एंटीहिस्टामिनिक, उसमें सिर्फ 3 ही ड्रग के सिंथेसिस आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे ड्रग तो दिए गए हैं आपके उसमें सिलेबस में, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही ड्रग के सिंथेसिस पढ़ने, तो उन्हीं को आपको मैंने यहाँ लिख दिया है। एक है डाइफेनहाइड्रामिन, ट्राइपोलिडीन और प्रोमिथालिन, सिर्फ यही 3 ड्रग आपको सिंथेसिस पढ़ना, बाकी का नहीं। स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सारे ड्रग्स का सेम ही होता है, ठीक है, यूजेस में नियर अबाउट सेम ही है, कुछ कुछ का अलग अलग होता है, बाकी सबका स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट हो, क्योंकि पूछता है तो उसको देख लीजिएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पहला देख रहे हैं डाइफेनहाइड्रामिन का जो सिंथेसिस है, स्टार्टिंग आपका जो मटेरियल है डाइफेन मीथेन है, लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक H हटेगा, यहाँ ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, उसके बाद आपका इस कंपाउंड है, इस कंपाउंड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट के साथ जब हीट करेंगे तो रिएक्शन होगा, आपका ये चीज़ जुड़ जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा डाइफेनहाइड्रामिन। उसी तरह ट्राइपोलिडीन, 1 पैरा टोलाइल इथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और पायरोलिडीन, इन तीनों को मिक्स करके मैनेज रिएक्शन है, करें आपको मैनेज रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू ये फॉर्म होता है। देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये आपका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपने पढ़ा है MgR Mg, ठीक है, X, Mg X की जगह Br हो गया और R हो गया, ये पिरिडीन हो गया, तो यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड हाइड्रोलिसिस होता है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब ये चीज़ यहाँ जुड़ेगा इस पोजीशन, और नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो निकलेगा और ये कंपाउंड आपको बनेगा। देन हीट करेंगे, डिहाइड्रेशन होगा और ये OH और ये H निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, कंपाउंड बन गया आपका ट्राइपोलिडीन। देन उसी तरह प्रोमिथालिन, डाइफिन है आपका, डाइफिनाइलामीन है, सल्फर है, आयोडीन और ElCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराएंगे तो ट्राइसाइक्लिक ये बनता है कंपाउंड, देन रिएक्ट कराएंगे और आपका फाइनल कंपाउंड बनता है प्रोमिथालिन। यही इसकी सिंथेसिस है, सिर्फ यही 3 सिंथेसिस आपको पढ़ना है, बाकी की सिंथेसिस आपका नहीं। ये ड्रग आपको हो गए जो H1 एंटागोनिस्ट पढ़ते हैं, ये चीज़ उसके अंदर सारे हैं। बाकी जो डिटेल्स आपका है कि कौन कौन से ड्रग हैं, उनकी क्या क्या यूजेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जो बुक है मेरी मेडिसिन केमिस्ट्री आपका 2 ज्ञान पब्लिकेशंस की BP1501 की है, तो ये ज्ञान पब्लिकेशन की, इसमें सारा आपके जो हमारे सिलेबस है, आपका PCI का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार इसमें पूरा आपका नोट्स दिया गया है, ये पूरा सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आर्किक नेम स्ट्रक्चर, यूजेज आर्किक नेम स्ट्रक्चर के साथ पूरा ये दिया गया है। इस बुक को रेफर कीजिए, आशा पढ़िएगा।
ठीक है। कोई बाकी दिक्कत होगा तो आप मैसेज कीजिए, उस चीज़ को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में आपका इतना ही कि आपका प्रो एंटी H1 एंटी हिस्टामिनिक, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक में H1 पोर्शन आपका भी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको डालूंगा वो H2, जैसे रेंटिनिन ये सब खाते हैं ना तो H2 में आता है, तो उसके बारे में आपका एक छोटा सा वीडियो, आपको नेक्स्ट वीडियो आपका H2 के बारे में डलेगा। तब तक पढ़िए, कोई आपका नोट्स के लिए बुक को रेफर कीजिए। अगर चैनल पसंद आए, अच्छा लगे आपको, मेरे टीचिंग अच्छा लग रहा है, मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी, अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में उसको सर्कुलेट करिए। और कुछ और आपके चाहिए और आपका कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कीजिए, उस चीज़ को हम इसको अप्लाई करेंगे और उसके अनुसार हम चेंज लाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं H2 ब्लॉकर्स को लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है।